कि ये 7000 भाषाएं मात्र नहीं है, ये दुनिया के सामने 7000 दृष्टिकोण है, आपके समझने का नजरिया बताती है। इसलिए अनुवाद पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, मगर रास्ता क्या है? रास्ता कुछ नहीं है, और तकनीकी विषयों के आपके जो पाठ्यक्रम हैं वो भी अंग्रेजी भाषा में है उपलब्ध, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको, जैसे हमारा तक्षशिला और नालंदा जलाया गया, वैसे आप उस साहित्य को, उस वांग्मय को जला करके थोड़े नया खड़ा कर लेंगे, उसके सम्मिलन के साथ, उससे विरोध के साथ नहीं। हमें क्वांटम भी उतना ही प्रिय है जितनी हमारी शून्य पद्धति। क्या आप जिंदगी को किसी एक सूत्र से चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चला सकते। हम अपने जीवन व्यवहार में दुनिया की तमाम उपयोगी चीजों को, दुनिया के तमाम उपकरणों को काम में लेते हैं और उनको अपने अनुकूल उपयोगी भी बना लेते हैं। आपके हाथ में तमाम तरह के गैजेट्स हैं। ये आज तो मैं समझता हूं कि इस वैश्विक परिदृश्य में आप पिछले 4-5 घंटों से विश्व से कटे हुए हैं। कईयों को तो मन में बड़ा बेचैनी भी हो सकती है कि भाई आप तो बात तो वैश्विक परिदृश्य की कर रहे हैं, हम तो विश्व से भी कटे हुए हैं। मगर उनकी उपयोगिता है। किसी भी उपकरण की अपनी भाषा नहीं होती, कंप्यूटर की नहीं होती, मोबाइल की नहीं होती, और जो भी तमाम आप सब मुझसे ज्यादा नाम जानते हैं, मैं तो कम जानता हूं। भाषा आप उसमें डालते हैं, उसमें उपयोग की भाषा और उपयोग के जितने भी आप उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को बनाते हैं, उसमें डालते हैं, जिनको आप एप्स कहते हैं, वेब कहते हैं। इन नामों को बोलने में बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है। यहां से एक सूत्र निकलता है कि जब आप अनुवाद पर जाते हैं तो एक मुश्किलात खड़ी होती है। एक किसी शोधार्थी ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी भी कि शायद सूरज सर ने रखी थी ये बात कि आप केवल अनुवाद के आधार पर पाठ्यक्रमों की बात नहीं कर सकते। अनुवाद प्राथमिक आवश्यकता है। जब किसी विषय पर आपके पास कोई ग्रंथ अभी है ही नहीं, तो उसका आरंभिक चरण तो आपका अनुवाद हो सकता है, लेकिन उसका जब तक मौलिक ज्ञान आपकी अपनी भाषा में नहीं होगा, तब तक भारतीय भाषाओं के माध्यम का अध्यापन कैसे होगा, अध्ययन कैसे होगा? भारत की पृष्ठभूमि में तमिल और संस्कृत दोनों प्राचीनतम भाषाओं में से है। संस्कृत भाषा के वांग्मय का बड़ा ही सुंदर एक संक्षिप्त ब्यौरा एक शोधार्थी कल्याण सिंह नाम है शायद उनका, संक्षेप में वो फटाफट उनको अवसर मिलता तो और विस्तार से अपनी बात कह सकते थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो संस्कृत वांग्मय उपलब्ध है उसकी यहाँ चर्चा की। थोड़ा सा उसमें मैं जरूर बात करना चाहूंगा। इसलिए करना चाहूंगा कि जब आप जड़ों की ओर लौटेंगे तो आपकी ये सब भारतीय भाषाएं हैं, इन सब की जननी भाषा संस्कृत है। उसका एक छोटा सा आपको उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उसका एक थोड़ा सा पार्ट रहा। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के 2 विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का बड़ा नाम लेता है, ऐसा गर्व सा होता है ना, जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, वो ये ढ आ जाता है तो थोड़ा सा हम भी डगडगाने लगते हैं। एक छोटी सी किताब है वृक्ष आयुर्वेद, अथर्ववेद का एक पार्ट है, हालांकि उसने 1000 के आसपास दोबारा से लिखी हुई किताब है। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने पिछले वालों ने तो जला के रख दिया, बाद वाले क्या हुआ कि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। भाई उनको अगर ये लगता कि किसी काम के ग्रंथ नहीं है, गडरियों के गीत ये है वो है, तो फिर ले क्यों गए भाई? आपने अपने पुस्तकालय क्यों सजा लिए उनसे? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो अनुसंधान है, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान कोश है, ये विश्व का अन्यतम ज्ञान कोश है। तो 2 प्रोफेसर वहां से, प्रोफेसर चरण सिंह चौधरी और एक प्रोफेसर उषा शर्मा है, 2 विद्वानों ने लगभग 3-4 वर्ष तक लगातार पत्राचार किया ऑक्सफोर्ड को, और वहां से उनको मूल जो संस्कृत का वृक्ष आयुर्वेद था वो नहीं मिला, अंग्रेजी में अनुवाद मिला। और अंग्रेजी के अनुवाद का उन्होंने भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया वृक्ष आयुर्वेद। कृषि विज्ञान के लिए या वानिकी के लिए आज हम पर्यावरण प्रदूषण से बड़े पीड़ित हैं। कौन कौन से वृक्ष और कौन कौन से पौधे कहां कहां लगाने चाहिए, किस ऋतु में लगाने चाहिए, कौन सी मिट्टी में लगाने चाहिए,
उनके नामकरण, लगभग 2500 पौधों की सूची, उनके उपयोग, उनके उत्कर्ष काल के साथ, विवरण के साथ उसमें उपलब्ध है। इस प्रकार के न जाने कितने ही ग्रंथ और कोश हमारे हैं जो ऑक्सफोर्ड में मौजूद हैं, मगर वो उपलब्ध नहीं होते आसानी से। उनमें से कितने अनुसंधान हो चुके और कितने होने बाकी हैं, वो ग्रंथ हमारे पास हों तब ये बात हो। शब्दावली आयोग की बात यहां आई कि सब वो कोशों का निर्माण करता है और 10, 12, 15 विषयों के कोश मैंने भी देखे हैं। उसमें कृषि विज्ञान भी है, भौतिक शास्त्र भी है, रसायन भी है, इन सब का वर्णन उसमें, शब्दों का उसमें संचयन किया गया है। मगर जब मैं बात करता हूं भाषा नीति और भाषा व्यवहार की, उन शब्द कोशों के शब्द हमारे व्यवहार में कितने आते हैं। जैसे कंप्यूटर के लिए वहां रखा गया संगणक, अब हम में से शायद कोई भी नहीं बोलता होगा, व्यवहारिक नहीं बना शब्द। तो ऐसे में एक हमारी पद्धति है कि आप कंप्यूटर को आसानी से नागरी में भी लिखते हैं, आप उसको रोमन में भी लिखते हैं, आप उसको फारसी में भी लिख सकते हैं, आप उसको गुरुमुखी में भी लिख सकते हैं ना आसानी से। तो ऐसे शब्दों का जिसकी उत्पत्ति कहीं और हुई है और उसके लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा रूपांतरण नहीं है जिसका व्यावहारिक उच्चारण पक्ष हो, तो हम उसको शब्दशः ग्रहण करते हैं। भाई आज आप छत, दरवाजा, खिड़की, फर्श ये काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो मैं अगर आपसे ये नए विद्यार्थियों से पूछूं कि किस भाषा के शब्द हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा बताइए? फर्श, हिंदी, उर्दू, दरवाजा, खिड़की, छत, ये किस भाषा के शब्द हैं? जरा बताएं विद्यार्थी। चूंकि आप तो विद्वान लोग हैं ना, यहाँ भाषा विज्ञान के हैं। जो भाषा व्यवहार जो जनता है उसको नहीं पता कि ये फारसी के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, वो तो यही कहेंगे हिंदी के शब्द हैं, क्योंकि ये हिंदी में आकर के इस तरह से रच बस गए हैं कि ये भी व्यवहार की भाषा हो गई। इसलिए दो पक्ष भाषा के हैं। वो जो टंडन साहब थे वहां संस्कृतनिष्ठ इसलिए कह रहे थे कि वहां दक्षिणी भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें संस्कृत की शब्दावली का अधिक प्रयोग है, और उत्तर भारत में चूंकि 500-700 साल तक अमीर खुसरो से लेकर के आपने बाहर बड़े अच्छे अच्छे चित्र लगाए हैं, उनमें एक उनका भी मुझे दिखा, तो उन भाषाओं के शब्दों का भी वहां संचय है। अब पीछे अगर थोड़ा सा हम लौटे तो एक भाषा परिवार का एक अवधारणा हमारे सामने है। हमारा एक बहुरूपीय भाषा परिवार है जिसमें आप सब जानते हैं कि भारत और यूरोप की भाषाएं उसी परिवार से निकली हैं। इसका उल्लेख मैं यहाँ इसलिए करना चाहता हूं, खासतौर से कुछ द्रविड़ की भाषाओं का मैंने उल्लेख किया, उत्तर की भाषाएं भारत और यूरोप की भाषाएं, जिसमें आपकी लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी तो है ही है, और हमारे अवधी, ब्रज, मैथिली, ये सब उस परिवार की भाषा है। संस्कृत उनमें से एक है। आपको लगेगा कि आप यूरोप और भारत की भाषाओं को एक परिवार की भाषा मान रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व इन भाषाओं के बोलने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे आज आप देखेंगे कि इंडोनेशिया, फिजी, सूरीनाम, यहां रहने वाले लोग जो गिरमिटिया के रूप में गए थे, वहां के 60, 70, 80% लोग हिंदी भाषी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहां भारत का साहित्य उनके साथ था, रामचरितमानस तुलसी की उनके साथ थी, उनका परस्पर संवाद उनके अपनी भाषा में था। तो भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने नागरिकों के साथ जाती है और उसका अपना संस्कार भी साथ में लेकर जाती है। तो ये जो भाषा परिवार है, ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं व्युत्पत्ति की दृष्टि से, भाई भाषा की पहचान आप किससे करेंगे, अंतर किससे करेंगे? उसकी शब्दावली से, उसके वाक्य विन्यास से, उसकी प्रयुक्ति से और उसके क्रियापद से। क्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भाषा में। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं, जैसे कोयल शब्द है, ये भारत की जो भाषाएं हैं ये एकता मूलक कैसे हैं? कोयल के लिए हिंदी में कोयल हम कहते हैं, उड़िया में कोयली, बंगला में कोकिल या कोयल, मराठी में कोकिला, सर बैठे हुए, पंजाबी में कोयल, तमिल में कुइल, कन्नड़ में कोगिले, गुजराती में कोयल, संस्कृत में कोकिलह, कोकिलह से ही कोकिल हो गया। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर तफसील में जाएंगे तो अनेक उदाहरण बहुत सारे आपके सामने आएंगे। आपको कुछ लगा क्या कि इनके प्रयोग में, इसकी प्रयुक्ति में हमें कुछ मुश्किल है?
के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो आने वाले समय में अध्ययन अध्यापन के का माध्यम कैसे बन सकती हैं। अनुवाद के साथ भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शब्द की मूल प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत या अन्य दक्षिण भारत की जो ऐसी प्राचीनतम भाषाएं तमिल जैसी उनसे निश्रित हैं। भाषा के साथ 4 शर्तें मोटी होती हैं, एक शब्दकोश, एक उसका व्याकरण, एक उसका साहित्य और एक उसका वृहद क्षेत्र में बोला जाए। व्याकरण जब बन जाती है तो ये जो छोटे छोटे भाषा के विवाद हैं कि भाई उसको भी मान्यता उसको भी मान्यता, ये 4 शर्तें पूरी होने पे कोई भी भाषा स्वतः ही भाषा बन जाती है, बोली भी बन जाती है। छोटे भूभाग से बड़े भूभाग में बोली जाने लगे, उसका व्याकरण लिखा जाए, उसका शब्दकोश निर्मित हो जाए और उसका साहित्य निर्मित हो जाए। तो इन 4 शर्तों को पूरी करते ही भाई संस्कृत पीछे चली गई, फिर प्राकृत आ गई, फिर पाली आ गई, फिर अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंश के बाद और तमाम दूसरी भाषाएं आ गई, इसी क्रम से आई कि व्यावहारिक दृष्टि से इन 4 बिंदुओं के आधार पर कोई भाषा कुछ रूप में अनुपयोगी तो नहीं कह सकते, उसका साहित्य तो अनुपयोगी नहीं है, लेकिन व्यवहार में जो भाषा का व्यवहार है वो उसके लिए कहीं न कहीं अनुचित सा हो गया है। अब कुछ संस्कृत साहित्य से हम संदर्भ ले सकते हैं जिससे दक्षिण भारतीय भाषाएं भी उसके लिए प्रिय हैं और भारतीय ज्ञान विज्ञान के लिए वो हमको समृद्ध करती हैं। नाटक और काव्य में कालिदास है, भवभूति है, अश्वघोष है, जयदेव है, भास है, माघ है। अभी एक योग शाखा से एक विद्यार्थी यहां पढ़कर गए हैं। राजनीति में विदुर हैं, चाणक्य हैं, मनु हैं, वात्स्यायन हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी कोरोना काल गया है, तो कोरोना में आप सबको धन्वंतरी और चरक और ये सब याद आ गए। आपसे मतलब आप तो सब स्वस्थ हैं पहले से ही, जिनको जरूरत पड़ी उनको याद आए। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का भी उल्लेख हुआ। पाणिनि एक प्रकार से भारत का मातृ व्याकरण है। दक्षिण की भाषाओं का व्याकरण भी उसी से निकलता है और हम संस्कृत और अन्य भाषाओं के माध्यम से हिंदी के व्याकरण में कुछ परिवर्तन के साथ उसके जो मूल सूक्त हैं आज भी हम पाणिनि के ही प्रमाण वहीं देखते हैं। अंतरिक्ष में वैमानिकी में आपने यहाँ चर्चा की, आर्यभट्ट, वराह, मिहिर, अगस्त्य आदि। गणित में वाचस्पति, कर्ण में ब्रह्मगुप्त है, रसायन शास्त्र में नागार्जुन को आप पढ़ते हैं। मैं नाम इनका इसलिए यहाँ उल्लेख कर रहा हूं कि क्या इनके ज्ञान का पुनर्अध्ययन, पुनर्प्रकाशन, पुनर्शोध इस प्रकार से कोई काम हो सकता है क्या? आप माध्यम तो बना देंगे भाषाओं को, मगर मौलिक चिंतन तो कहीं से लाना होगा। वो तो हमारे ही आदि ग्रंथों से होगा और वो आदि ग्रंथ हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत के वाङ्मय में पहले से मौजूद है। निश्चित रूप से कुछ नष्ट भ्रष्ट हुआ है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। तो मेरा इस पूरी समग्र बातचीत में इतना अनुरोध है कि ये भारतीय भाषाओं का जो सामंजस्य परस्पर है उसके लिए 1-2 सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मराठी, बंगला, उड़िया, कन्नड़, क्या हम विश्वविद्यालयों में इनके छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल भी अंग्रेजी की बुराई के चक्कर में अपनी ऊर्जा खत्म मत करिए। इस ऊर्जा को आपकी अपने देश की भाषाओं के पाठ्यक्रमों को, उनके अध्ययन को, उनके ज्ञान को समझने में लगाइए। अंग्रेजी ने एक आजादी, ब्रिटिश सरकार में जो विलियम जोन्स थे उन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद किया। उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, अंग्रेजी भाषा में किया ना, वो तो अंग्रेजी का विद्वान था। यहां से कई ऋतुसंहार का अनुवाद किया। ये वहां लंदन में गई, यद्यपि मनुस्मृति का उतना स्वागत नहीं हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद पढ़ करके वहां के विद्वान हतप्रभ थे कि भारत में ऐसा चमत्कृत कर देने वाला जो एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतुसंहार। तो मेरा कहने का आशय यह है कि इन सब चीजों के माध्यम से, इन सब पद्धतियों के माध्यम से हमारी भारतीय भाषाएं वैश्विक परिदृश्य में
अपने अध्ययन को सिद्ध करेंगी, अध्यापन को सिद्ध करेंगी। और बोर्ड ऑफ स्टडीज में हम क्या करते हैं ये हम सब जानते ही हैं, उसको भी हम थोड़े से नवाचारों से भरेंगे और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो सत्र का मुख्य विषय था उस पर सविस्तार चर्चा करके सभी के ज्ञान चक्षुओं को की भूख का शमन किया। और मुझे लगता है कि इस लंबे सत्र से जो यहाँ सभी सुधी श्रोतागण बैठे हैं उनके जो ज्ञान की भूख तो अवश्य समाप्त हो गई होगी, पर उधर की जो भूख है उसके लिए भोजन तैयार है। उससे पहले मैं इस सत्र के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शीतल प्रसाद महेंद्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य दें।